हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो हाइकॉन को ये कहकर जाता है कि आज वो जहान को प्रपोज करने वाला है। अब आगे की स्टोरी। जैसे ही ये बात जेन सुनता है, जेन कहता है कि तुम उनसे बात की है? तो हाइकॉन कहता है ऑफ कोर्स, वो शाहजहान के फादर है। ये मेरा अकेला का डिसीजन नहीं है, हम दोनों का है। उसी समय हाइकॉन का फ़ोन रिंग होता है, जो मिस्टर साव का था। ये देखकर हाइकॉन जिन की तरफ देखने लगता है तो जिन हाइकॉन को देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट देता है। जिन जो अभी भी हाइकॉन के लैब पर ही बैठा हुआ था, तो हाइकॉन कॉल को उठा लेता है और स्पीकर में डाल देता है। मिस्टर साव कहता है हेलो सन, कैसे हो? हाइकॉन का कहता है मैं पूरी तरह ठीक हूँ अंकल। मिस्टर साव प्लेफुल वॉइस में कहते हैं हे, तुम कौन हो? मैं अपने बेबी सन जिन से बात करना चाहता हूँ, वो कहाँ पर है? हाइकॉन हंसने लगता है तो जिन उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहते हैं अंकल, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मिस्टर साहब कहते हैं मैं पूरी तरह ठीक हूँ। फाइनली उस गधे ने तुम्हें प्रपोज कर लिया। ये कहकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है। तो हाइकॉन कहता है अंकल, मैंने तो ऑलरेडी उसे कह दिया था, जी नहीं था जो मुझे लेट में प्रपोज किया। मिस्टर साहब कहते हैं चाहे जो भी हो, फाइनली तुम दोनों साथ हो और खुश हो। अब वो तीनों के बीच पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। मिस्टर साहब जो बड़ी जोर से हंस रहे थे, वो भी पूरी तरह रुक जाते हैं। कुछ देर बाद हाइकॉन कहता है अंकल, आज इबो शाहजहान को अपना प्यार कन्फेस करने वाला है। मिस्टर साहब कहता है मुझे पता है। हाइकॉन कहता है वो विंग से प्यार करता है, शाहजहान से नहीं। मिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता है। हाइकॉन कहता है वो शाहजहान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। मिस्टर साहब कहता है मुझे पता है। हाइकॉन जिन की तरफ देखने लगता है। मिस्टर साहब जो हर सवालों का जवाब एक ही दे रहे हैं, वो दोनों सेंस कर सकते हैं। मिस्टर साहब बहुत ज़्यादा फियर, इनसिक्योरिटी और अनइजीनेस फील कर रहे हैं। जिन कहता है क्या वो शाहजहान को हर्ट करेगा? मिस्टर साहब कहते हैं आई नो, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके पेरेंट्स ने उसे ये नहीं सिखाया। वो कभी भी इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं कर सकता। वो बहुत ज़्यादा स्लो में कह रहे थे, मगर उनकी वॉइस बुरी तरह डिटरमाइंड थी। हाइकॉन कहता है मगर उस किलर ने मेरे भाई को यही सिखाया है। इबो मेरा भाई बदले के भावना में पूरी तरह अंधा हो गया है। मिस्टर साहब कुछ भी नहीं कहते। उन लोगों के बीच पूरी तरह साइलेंस छा जाता है। कुछ देर बाद हाइकॉन फिर से कहता है डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हमेशा शाहजहान को प्रोटेक्ट करूँगा। मिस्टर साहब कहता है हाँ मुझे पता है, मैं इसलिए वरीड नहीं हूँ, तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, मेरे बेटे को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, जैसे इन 14 सालों में तुम उसे प्रोटेक्ट करते आ रहे हो। तुम इतने सालों में किसी को जानने नहीं दिया कि मेरा बेटा कहाँ पर है और वो कौन है। मैंने ही तुम्हें कहा था कि उस किलर को क्लू देने के लिए कि जान कहाँ पर है, जिससे ही वो उसके पास पहुँच जाए। मुझे लगता है यही टाइम था, क्योंकि मेरा बेटा वापस आने वाला है। हाइकॉन कहता है बस शाहजहान नहीं, हम लोग भी वापस जा रहे हैं। मिस्टर साहब कहते हैं थैंक यू। हाइकॉन कहता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, मुझे आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं ज़िंदा हूँ बस आपके लिए। आप नहीं होते तो वो किलर उसी दिन जिस दिन मेरे पापा को मार डाला था, वो मुझे भी मार डालता। अंकल साहब अपना ख्याल रखिएगा, पता नहीं जिस दिन इबो को पता चलेगा तो क्या होगा। मिस्टर साहब कहते हैं मुझे पता है वो क्या करने वाला है, डोंट वरी, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। देखते हैं कि वो क्या प्लान करता है। वो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद कॉल कट कर लेते हैं। हाइकॉन कहता है जिन जाओ हमारे बैग पैक कर लो, शायद हमें आज यूएसए से जाना पड़ेगा, हमारे घर, शायद हमेशा के लिए। जिन खड़ा हो जाता है और वो हाइकॉन की तरफ देखने लगता है। हाइकॉन भी खड़ा हो जाता है। जिन उसे टाइटली गले लगा लेता है। जिन कहता है डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा, और वो हाइकॉन के बैग को केयर करते हुए कहता है इबो भी समझ जाएगा। ऐसे ही वो दोनों
5 मिनट तक गले लगाकर खड़े होते हैं। कुछ देर बाद हाईक्वान उसे थोड़ा सा दूर होकर कहता है, तुम जाओ, मुझे किसी को कॉल करना है। जेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े पैक कर देता हूँ। हाईक्वान विंक करते हुए कहता है, मेरी वाइफ भी कितना ज़्यादा स्वीट है। जेन पूरी तरह ब्लॉस हो जाता है और कहता है, शट अप। ये कहकर वो दौड़ के चला जाता है। हाईक्वान जेन के ऐसे आँख देखकर वो बड़ी जोर से हंसने लगता है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने लगता है। हाईक्वान कहता है, हेलो आंटी वू, आप कैसे हैं? आंटी वू कहते हैं, सीनियर मास्टर, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। कैसा सब कुछ चल रहा है? क्या कुछ ज़रूरत है? हाईक्वान कहता है, ईबो बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचने वाला है। आंटी वू कहते हैं, ओके, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाईक्वान कहता है, तुम उन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेसी दे देना, मैंने अंकल साहब से बात कर ली है। आंटी वू कहते हैं, ठीक है, जैसे मास्टर ईबो यहाँ पर आ जाएंगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे लगता है यंग मास्टर किसी से प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर मैं श्योर हूँ वो मास्टर ईबो से ही प्यार करते हैं। हाईक्वान कहता है, हाँ, मैंने भी उसके आंखों में देखा है। हाईक्वान कॉल कट कर देता है और मन में सोचता है, आई होप हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया है तुम ज़रूर याद रखोगे। और वो जिन के पास चला जाता है पैकिंग में हेल्प करने के लिए। अब हमें जान का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। अब 9 बज गए थे। ईबो जान के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था। उसने 2 गिफ्ट लेकर आया था, एक जान के लिए और एक नानी के लिए। वो डोर बेल प्रेस करता है। कुछ ही सेकंड बाद आंटी वो डोर खोलते हैं। ईबो बो करते हुए कहता है, हेलो, मैं वांग ईबो हूँ। तो आंटी वो भी बो करते हुए कहते हैं, हेलो, अंदर आइए। ईबो अंदर आ जाता है। आंटी उसे सोफा के ऊपर बैठाते हुए कहते हैं, सर, आप क्या लेना चाहेंगे? ईबो कहता है, कुछ नहीं, मैं बस उनसे मिलने आया हूँ। ये आपके लिए। ये कहकर वो एक बैग आंटी की तरफ दे देते हैं। तो आंटी कहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर। वो उस गिफ्ट को रिजेक्ट करना चाहते थे मगर वो नहीं कर पाते। ईबो कहते हैं, आपको मुझे सार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे वांग ईबो बुला सकते हैं। क्या मैं आपको आंटी यू बुला सकता हूँ, जैसे आपको विंग बुलाता है? तो आंटी यू कहते हैं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। यंग मास्टर रूम के अंदर है, मुझे ग्रोसरी लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्या मैं जा सकता हूँ? ईबो कहता है, हाँ श्योर, आप जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। आंटी यू ईबो और जान को उस अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर पार्क के पास चले जाते हैं और वो भगवान से प्रे करते हुए सोचते हैं, आई होप वो यंग मास्टर को कोई भी हर्ट ना करे। दूसरी तरफ जान के अपार्टमेंट में आंटी जैसे बाहर की तरफ चले जाते हैं, ईबो सोफा से उठकर मेन डोर को क्लोज कर देता है और वो सारे रूम को चेक करने लगता है कि विंग कहाँ पर है। वहाँ पर 3 कमरे थे। हर कमरे में जाकर वो विंग को ढूंढने लगता है। फाइनली लास्ट कमरे में वो एक क्यूट बनी की तरह सोया हुआ था। तो ईबो उस कमरे की तरफ जाता है और उसके पास बैठते हुए उसे देखने लगता है, जब वो एक पिल्लो को टाइटली पकड़कर सोया हुआ था। ईबो उसके फेस को केयर करते हुए कहता है, बेबी, तो तुम इसलिए मुझे गुड नाइट मैसेज किया था। ये कहकर वो जान के चीक्स पे एक किस करता है, मगर ये ईबो के लिए इनफ नहीं था। जान जो सीलिंग की तरफ फेस करते हुए सोया हुआ था, ईबो अपना शूज और कोट खोलकर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसे पहले सॉफ्टली किस करता है और बाद में एक पैशनेटली किस में बदल जाता है। जान थोड़ा सा मूव होता है मगर अभी भी वो नहीं उठाता। ईबो अब उसके नेक के पास आ जाता है और वहाँ पर वो स्लाइटली बाइट कर लेता है। अब ईबो जान की तरफ देखने लगता है और एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल देता है जब वो अपना रेड मार्क जान के नेक में देखता है। ईबो कहता है, तुम सोते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपना लाइफ बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस करना चाहता हूँ। तुम मुझे जीने की दोबारा मौका दिया है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये कहकर उसके नोज़ को किस करता है। ईबो अभी भी उसके ऊपर था और उसकी तरफ देख ही रहा था।
वो राइट साइड की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसके जो दिया हुआ गिफ्ट सब टॉय था वो वहाँ पर रखा हुआ था। और इबो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ना। ये कहकर वो उसके ऊपर से उड़ जाता है और उस टॉय को लेकर जान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उस टॉय को उसके जे प्लेस पर रखकर वो चारों तरफ देखने लगता है। जो वॉल में सारे पिक्चर लगे हुए थे वो सभी को एक एक करके देखने लगता है। शायद वो उसके हाई स्कूल के थे। वो उसके बचपन की सारी तस्वीरें वो देखने लगता है। एक पिक्चर को देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। वो जान के बचपन के पिक्चर थे। शायद वो 5 या 6 साल का होगा। इबो उस पिक्चर को देखकर कहता है, ये पिक्चर यहाँ क्या कर रहा है। उसे याद था कि उसके अंकल वे ने जो फाइल दी थी उसमें शाहजहां का बचपन का पिक्चर था। उसे क्लियरली याद था। जो पिक्चर अभी वॉल में लगा हुआ है और उस फाइल में जो पिक्चर था वो दोनों एग्जैक्टली सेम थे। इबो कहता है, ये कैसे पॉसिबल है। ये तो विंग है और फिर यहाँ पर शाहजहां का पिक्चर क्या कर रहा है। नहीं। इबो उस पिक्चर की तरफ देखने लगता है और शाहजहां जो सोया हुआ है उसकी तरफ देखने लगता है। शाहजहां के जो लिप्स के नीचे जो एक मोल था वो उसकी तरफ देखने लगता है और वो फिर से पिक्चर की तरफ देखने लगता है। वो दोनों सेम थे और सेम प्लेस में ही थे। इबो कहता है, नहीं नहीं, मैं यह क्या सोच रहा हूँ, ये बस एक कोइंसिडेंस होगा। मगर ये फोटो। इबो एक स्टैचू की तरह वहीं पर खड़ा हो जाता है जिसके फेस में कोई भी इमोशन नहीं था। वो उस फोटो की तरफ बस घूरे ही जा रहा था। उसके मन में जो छोटा सा एक होप था वो लास्ट पिक्चर देखकर वो भी कहीं पर गायब हो जाता है। उस फोटो में मिस्टर साहू के साथ शाहजहां था, जो शाहजहां का बचपन का तस्वीर था। वो भी जहान की तरफ देखने लगता है, जो पूरी तरह इमोशनल लेस था। जब वो अपार्टमेंट के अंदर आया था उसके फेस में एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, एक लविंग फेस था। मगर अभी उसका फेस पूरी तरह चेंज हो गया था, जो डार्क ब्लड में रेड आइज में बदल गया था। अब वो पूरे रूम को सर्च करने लगता है बिना साउंड के। कुछ ही सेकंड बाद उसका पर्सनल कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ देखता है, जिसमें एक ही कॉमन नेम था, जिसमें था शाहजहां। उसके हाथ से सारे कार्ड नीचे गिर जाता है। अब उसका हाथ पूरी तरह सेक हो रहा था। वह अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है और अपने दांतों को चबाने लगता है। अब वो जान की तरफ देखने लगता है। वो अपना शूज और कोट को पहनकर जान को बिना देखे उस अपार्टमेंट से बाहर की तरफ आ जाता है। अब भी वो अपने कार के अंदर था। वो एक पागलों की तरह भाईकन के घर की तरफ ड्राइव करके आ जाता है। वो मेन गेट से घर की तरफ जाने ही वाला था कि उसे एक फ़ोन आता है, जो उसके अंकल वेन का था। तो इबो जैसे फ़ोन उठाता है, अंकल वेन कहते हैं, इबो बेटा, तुमने क्या उस किलर बेटे को ढूंढ लिया। इबो कुछ भी नहीं कहता। तो वेन कहता है, मुझे पता था। मेरी बात ठीक से सुनो, अब शाहजहां को ढूंढना बंद करो, चाइना वापस आ जाओ। हमारे पास अब दूसरा प्लान है, जो साहब पेंगुइन की सारे पैसे को कैसे कैप्चर किया जाए। और दूसरी चीज़, अंकल वेन और कुछ कहे, इबो उसकी बात को काटते हुए डीपली वॉइस में कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। वेन कहता है, कौन, शाहजहां। इबो कहता है, हाँ। वेन कहता है, मुझे पता था। क्या तुमने उसे मार डाला। इबो अपने फ़ोन को टाइटली पकड़ लेता है। वो अपनी आंखों को बंद करके डीपली सांस लेते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। वेन कहता है, क्या। नहीं नहीं, तुम अभी इतनी ज़्यादा मर्सी नहीं दिखा सकते। तुम उस लड़के को मार डालो। इबो कहता है, मैं उसके लिए कोई भी मर्सी नहीं दिखा रहा हूँ। वो मेरे पापा के किलर हैं और वो उस इंसान का एक प्रीशियस बेटा है। मौत तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी पनिशमेंट होगा। उस साओ पेंगुइन को मैं तो और ज़्यादा दर्द देना चाहता हूँ, मौत से भी ज़्यादा दर्द और ज़्यादा थ्रिल। वेन कहता है, इबो तुम क्या करना चाहते हो। इबो कहता है, वो अपने बेटे को हर दिन दर्द में देखेगा, मगर अब इस पर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसने मेरे पापा को एक ही बार में मार डाला था। और बड़ी सी सांसें लेते हुए कहता है, मैं उसे हर दिन मारूंगा। हर दिन वो अपने बेटे को दर्द में और रोते हुए देखेगा। मैं उसे 3 गुना दर्द दूंगा जितना वो मुझे दिया है। वेन कहता है, इबो तुम मुझसे क्या चाहते हो। इबो कहता है, उस किलर को पकड़ लो, मगर उसे दर्द मत दीजिएगा। मैं वापस आ रहा हूँ।
हाँ, मुझे प्रूफ चाहिए मगर फ़ोटो नहीं, इस बार वीडियो चाहिए। वेन कहता है ठीक है बेटा, फाइनली इतने सालों बाद हम दोनों आमने सामने होंगे, मगर फेंगमैन ज़्यादा दिनों तक नहीं दे पाएगा। ईबो कहता है अंकल आप ठीक कहते थे, इस दुनिया में सभी झूठे हैं, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और प्यार ऐसा कुछ चीज़ होता भी नहीं है। और वो अपने आँखों को बंद कर लेता है। वेन कहता है मुझे पता है, मैंने तुम्हें बचपन से यही तो सिखाया है। ईबो कहता है ठीक है मैं रख रहा हूँ। ये कहकर पुल फ़ोन काट देता है और वो कार को टर्न करके जान के अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। अब हमें वांग हाइक्वान का घर दिखाया जाता है। हाइक्वान जो हॉल में बैठा हुआ था, जिन उसके पास आता है। जिन कहता है मैंने सब कुछ पैक कर दिया, मगर हाइक्वान उसे कुछ भी नहीं कहता। जिन समझ जाता है कुछ तो गलत हुआ है, तो वो हाइक्वान के पास जाकर बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहता है हाइक्वान क्या हुआ है। हाइक्वान कहता है मेरे लोगों ने अभी खबर दिया है कि इबो के लोगों ने सायो अंकल को किडनैप कर लिया है। जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या। हाइक्वान कहता है हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। जिन पैनिक होते हुए कहता है वो अंकल साहब को हर्ट करेंगे। हाइक्वान कहता है तुम्हें क्या लगता है अंकल साहब को ये बात पता नहीं था? उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। डोंट वरी, मेरे लोग उस किलर वेन और इबो के बीच में ही हैं। अगर वो अंकल साहब को कुछ भी डेंजर में देखा तो वो लोग उसे ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे, मगर मैं अभी जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। जिन पूरी तरह पैनिक हो जाता है। वो कहता है जान, क्या इबो को सच्चाई पता चल गया? हाइक्वान कहता है हाँ, वो अंकल साहब को यूज़ करके जान को फोर्सफुली चाइना वापस ले जाएगा। मैं इबो को अच्छे से जानता हूँ, वो विंग से प्यार करता है, इसका मतलब वो शाहजहां से प्यार करता है। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो अपने दिल से शाहजहां को कितना नफरत करता है, मगर वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। जिन नोट करता है और वो हाइक्वान के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। हाइक्वान जैसे ही उसकी तरफ देखता है वो पूरी तरह नर्वस था। हाइक्वान उसके सर को पैट करके उसे शांत कराता है और हाइक्वान उसके बैड नेक को एक स्लाइटली किस करता है, तो जान उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। अब हमें जान का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। आंटी वो अभी तक घर वापस नहीं आए थे। जान की आंखें जैसे ही खुलता है वो टेबल क्लॉक की तरफ देखने लगता है जो 10 बज चुके थे। वो चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है, कहता है ओ नो, इबो अभी मेरा नीचे इंतजार कर रहा होगा, अब मुझे फास्टली रेडी होना पड़ेगा। जान ही कहकर बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने ही वाला था कि वो देखता है कि काउच पर कोई बैठा हुआ है। वो और कोई नहीं, इबो बैठा हुआ था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।